चलिए इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए आपको सबसे ज़रूरी है पूरा एक ओवरव्यू पता होना कि भाई हिस्ट्री मीन्स क्या, कैसे, उसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी। तो चलिए एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक हिस्ट्री का स्ट्रक्चर देखेंगे। भाई हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है, कैसे सोर्सेज डिकोड किए जाते हैं, सोर्सेज क्या है और क्या अलग अलग तरीके हैं। दूसरा हम क्रोनोलॉजी देखेंगे कि अच्छा उत्तराखंड में प्री हिस्टोरिक टाइम पे, फिर मौर्यन टाइम पे, ऐसे ही गुप्तास के टाइम पे, हर्ष के टाइम पे, और उसके पैरेलल क्या चल रहा था। भाई कुनिन थे, कत्यूरी थे, योधे थे, चंद थे, परमार थे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे जो आपके जितने भी यहाँ पे कमिश्नर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट टिहरी का पूरा, इसको 1947 तक, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखेंगे। ठीक। तो दूसरा हम देखेंगे क्रोनोलॉजी, पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी बेसिकली। ठीक है। तीसरा देखिए, दो तो हमने ये देख लिए। तीसरा जो इसका आर्ट एंड कल्चर है उसको देखना है कि भाई कैसे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब ये तीन ब्रॉड हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इस क्रोनोलॉजी में सारी पॉलिटिकल जितने भी राजा राजवंश सबके बारे में आ जाएगा। ऐसी आर्ट एंड कल्चर में आपकी आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, फिलोसफी, फूड, फेस्टिवल, फेयर, सब इसमें आ जाएगा। जो आप पढ़ते हो ना मेले, उत्तराखंड के मेले एक चैप्टर है, ऐसे ही पढ़ोगे उत्तराखंड में नृत्य, डांस, उत्तराखंड का गायन, म्यूजिक, तो सब इसमें कवर हो जाएगा। एवरीथिंग क्रोनोलॉजी, इसमें पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर हो जाएगी, कौन कौन से राजा राजवंश, उनके पैरेलल क्या हुआ। ठीक है, वो सब। देन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री आपने अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से पढ़ी होगी, लेकिन मैंने भी देखा पहले कि यार अच्छा परीक्षा वाणी में कैसे दिया हुआ है। फिर अजय रावत सर की बुक है, अजय रावत ही है ना, हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, यही है। उसको पढ़ा पहले, उसमें देखा, लेकिन उतना ऐसी एक बुक चलती है आपके हिमांशु सर की शायद बुक है, उसको भी देखा। लेकिन उस सब के बाद भी एक ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन सा नहीं है कि भाई ठीक है कि इस तरीके से है, बहुत फ्रेगमेंटेड। ठीक है, सबने बुक लिखी है, उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में ना एक नहीं बन पाती इमेज वैसी, जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में उस लेयर में रहे, और वैसे ही मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रहे कोई कंटेंट, या फिर मुझे कोई समझ अपनी डेवलप करनी है, तो आपके लिए भी मैं चाहूँगा कि आपको भी लगभग उस ही लेवल की उतनी ही समझ डेवलप हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके सारा एकदम एंशंट से लेके आगे तक सब कुछ समझा दिया, बता दिया, लेकिन उसके बाद भी देखिए बताया आपको सब, समझाया सब, आपने देखा, आपको लग रहा है कि हाँ भाई सब आ तो गया है समझ में, लेकिन एक क्या है ना, एक समझ नहीं डेवलप हो पाएगी उसके बाद भी। आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी बुक पढ़ो, नहीं होती। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ के देखी है उत्तराखंड के लिए, नहीं मीन्स सब में कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत डाइवर्सिफाई, फ्रेगमेंटेड, कुछ इमेज नहीं बनती दिमाग में, और मुझे फिर उसमें मज़ा ही नहीं आता, चाहे 10 दिन लगे, 50 दिन लगे, 100 दिन लगे, या 1 साल लग जाए। जब तक सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेरे पास चीज़ें नहीं होंगी, मैं आपको डिलीवर भी नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ उत्तराखंड की हिस्ट्री। अब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप एक चीज़ समझो, हमें उत्तराखंड की नहीं, हमें कहीं की भी पढ़नी है। आप जिस जगह पे हो, सपोज आप देहरादून हो, कोई हल्द्वानी है, कोई नैनीताल है, मैं भी किसी एक जगह पे हूँ, इंडिया में भी हैं हम, उत्तराखंड में भी हैं, तो अलग अलग जगह पे आपको अगर पूरी इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, तो पूरे इंडिया को ही लगभग अलग अलग उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, इधर क्या। आपको उत्तराखंड पढ़ना है तो उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, तो सिर्फ ये वाला सेक्शन, इतने सेक्शन की तो आपको पढ़नी है, और इसी के बेस पे फिर आप लिंक बैठाओगे कि कहाँ क्या, कैसे कैसे क्या चल रहा था। तो सिंपली देखिए, उत्तराखंड की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहली चीज़
आप मुझसे बोलते हो कि चलिए हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, हमें कोई जानकारी भी नहीं है। अब बताइए कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था। अब मैं खुद दिमाग में है टेंशन की मैं कैसे बताऊं कि 2000 साल पहले हुआ क्या था। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी और हुई हैं तभी तो हम आज हैं। भाई हमारे फोर फादर्स ग्रैंड 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 पेरेंट्स रहे होंगे तभी तो है ना हम आज। हमने उनको देखा नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हुए ही नहीं थे बट हमने नहीं देखा। तो ऐसे ही उत्तराखंड की हिस्ट्री भाई हम आज हैं तो पहले बहुत लोग रहे होंगे, आज भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे एस्केवेशन या आर्कियोलॉजी या फिर खुदाई हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो, कि मैं सबको भेजूंगा कि भाई 1000 लोग हो आप, एक यहाँ जाना, एक इधर 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 यहाँ पे इधर, है ना, हर जगह जाओ, थोड़े 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 यहाँ पे गड्ढे करके देखो देखो तो कि नीचे क्या है। ठीक है, क्योंकि बड़े से बड़ा राजा, कोई रंग हो, कुछ भी हो, मीन्स कोई भी हो XYZ, वो इसी मिट्टी में कहीं ना कहीं है। दफन है, वो नहीं है तो अस्थियां हैं, अस्थियां नहीं तो कुछ और है सब यहीं पे। आत्मा चली जाती है लेकिन शरीर, चाहे कोई भी राजा हो, रंग हो, सब लोग यहीं रह जाते हैं। शरीर तो यहीं रहेगा ना, तो यहीं कुछ ना कुछ सबका मिल जाएगा आपको। अब सपोज आपने आर्कियोलॉजी की मदद ली, आर्कियोलॉजी आप खुदाई की आपने, और खुदाई से आपको कुछ चीजें मिली, आप गड्ढा खोदते हो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ पता चलता है कि अच्छा, जो मलारी गांव है ये है, यहाँ पे एक गांव है मलारी, चमोली में। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेटलमेंट मिलती है कि यहाँ पे ना परमानेंट सेटलमेंट रही होगी। मीन्स आपको ऐसे अवशेष मिले कि यहाँ पे लोग रहते थे, और ऐसे घर मिले या उनके अवशेष मिले कि यहाँ पे पक्के घर थे, मतलब परमानेंटली लोग यहाँ पे रह रहे थे। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो हम क्या लगाएंगे इससे दिमाग, कि अच्छा यहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंट रह रहे हैं, जबकि यहाँ पे ठंड बहुत है, लेकिन अगर यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं दैट मीन्स कि इसके आगे भी कुछ होगा, आपस में इनका कुछ व्यापार वगैरह भी होगा। और हम फिर देखते हैं अरे अरे हम तो इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं, ये इंडिया है, ये आपका चाइना है, तिब्बत है, तो मतलब हम व्यापार भी करते होंगे या व्यापारिक संबंध होंगे हमारे, किससे, चाइना से। तो ट्रेड रूट, ट्रेड जो मार्ग हैं उनका पता चलेगा, सेटलमेंट का पता चलेगा। फिर हम देखेंगे कि अच्छा क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते होंगे, क्या वहाँ से इम्पोर्ट करते होंगे। तो यही है, जो भी हिस्टोरियन है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ है, कुछ नहीं है। जो चीज़ें मिली उसको उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। भाई हमसे ज़्यादा उनकी समझ है, ज़्यादा उस पर अध्ययन है, तो उन्हें पता है। आप लोग, हम लोग भी पढ़ेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। वो कौन सा एकदम सीख के आए थे, उन्होंने भी तो सीखा ही होगा ना यहाँ के, हम भी सीख लेंगे। तो ऐसे ही हम इंटरप्रेट कर लेंगे इसको। तो पहला आप एग्जाम्पल लिखो, आर्कियोलॉजी में मलारी विलेज लिख लेना इसको, कहाँ पर है, चमोली में है। वहाँ पे किस चीज़ के अवशेष मिले हैं, सेटलमेंट के, ह्यूमन सेटलमेंट। तो हम इससे फिर व्यापार वगैरह इन सबको भी डिकोड कर सकते हैं। अब ऐसे ही दूसरा आप देखो, कोई ऐसा थोड़ी इसी जगह पे मिला होगा, यहाँ पे सपोज अल्मोड़ा में लाखू उडियार, लाखू उडियार लिख लेते हैं। लाखू उडियार कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। यहाँ पे क्या मिला है, रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग। तो इससे हम पता लगाएंगे कि अच्छा यहाँ पे पत्थर है और पत्थर पे आपने कुछ पेंटिंग वगैरह बना रखी है, तो यहाँ के लोग थोड़े से कलाकारी पे ज़्यादा एडवांस रहे होंगे, है ना। वैसे ही आप देखो आज भी इधर देखो कुमाऊं में, इधर जो घर होते हैं बहुत कलरफुल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे कलर यूज़ किए जाते हैं। तो आप उससे भी आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं कनोट कर सकते हो कि अच्छा थोड़े से कलाकारी में इधर के लोग ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। और आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखो पिथौरागढ़ में है एक जगह, बनकोट, बनकोट, पिथौरागढ़। अब यहाँ से क्या हमें अवशेष मिले हैं,
यहां से मिले हैं हमें ताम्र के, कॉपर के अवशेष। तो दैट मीन्स अब कॉपर का कुछ मिला है, तो आप समझो ना कि आसपास कुछ कॉपर इधर होता होगा। आप देखो, जब आपने मिनरल्स पढ़े हैं ज्योग्राफी में, तो आपको पता है कि कॉपर वगैरह इधर तो नहीं है। यहाँ पे अल्मोड़ा में झिरोली एक जगह है, वो तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, इधर ही है ना, तो इस रीजन में ही मिल रहा है। तो आप इससे डिकोड कर लोगे कि अच्छा हमें तांबा मिला है, तांबा मतलब क्यों। तो देखो कि यार आसपास क्या है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, और मिनरल्स में भी यहाँ पे कॉपर मिलता है झिरोली में, तो हो सकता है उस वजह से यहाँ पे लोगों ने यूज़ करके उसको इस्तेमाल किया हो। तो ताम्र के हमें एविडेंस मिलते हैं। तो चलिए, और इसमें आगे नहीं जाते, मीन्स धीरे धीरे आप बस इतना समझो, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या है कि आपने खुदाई की, आपको खुदाई से अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ें मिली, उसको आपने डिकोड किया और उसको एक अपनी बुक में एक प्रॉपर एक बुक बना ली कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मिली है ना। इसी तरीके से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आपने सबसे पहले आर्कियोलॉजी की। दूसरी चीज़, अब खुदाई में आपको ऐसा थोड़ी है कि यही सब हड्डी वगैरह ही मिलेंगी, या फिर जो पत्थर है, स्टोन्स के टूल्स हैं वही मिलेंगे, और भी चीजें मिल जाएंगी। सिक्के मिले, सपोज आपको सिक्के मिले, अब सिक्कों को चलिए इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों से भी आप बहुत सारी चीजें डिकोड कर लोगे, जैसे कि अगर वो सिक्के सपोज कॉपर के हैं, सिल्वर के हैं, तो आपने ये चीज डिकोड की कि भाई उस टाइम पे कॉपर और सिल्वर इनका यूज लोगों को पता होगा, है ना। अब सिक्के पे अगर कुछ छपा हुआ है या बना हुआ है, सपोज लक्ष्मी माँ की, माँ लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, भगवान शिव, उनकी अगर इमेज बनी हुई है, दैट मीन्स लोग धर्म के बारे में भी आस्था रखते होंगे, या फिर हमें धर्म का पता चल जाएगा कि मदर गॉडेस, भगवान शिव, इन सब की वर्शिप की जाती होगी। उससे हम डिकोड कर लेंगे कि यहाँ पे आसपास में जो टेम्पल है तो उसमें लगभग क्या दिखाई दिया है, अच्छा यहाँ पे शिवलिंग है, तो ऑब्वियसली वो बात आपस में रिलेट होकर कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती थी, और जो भी यहाँ पे डायनेस्टी रही होगी वो भगवान शिव को मानती होगी, या उनका राजधर्म, या उनका कोई एक राजा जिसने बनवाए होंगे मंदिर, वो भगवान शिव में आस्था रखते होंगे। तो इसी तरह से चीज़ें डिकोड की जाती हैं। तो सिक्के आपको मिले, सिक्कों से आपने पता लगाया, है ना। तो इस सिक्कों से हम किसी भी जगह का जो भी डायनेस्टी रही है, हम राजा का पता लगा सकते हैं, राजा, राजवंश पता भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो कत्यूरी, इनके टाइम पे कॉपर के काफ़ी सिक्के यूज हुए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि अच्छा कॉपर, तो कॉपर जहाँ जहाँ यूज हो रहा है तो हम उससे फिर रिलेट कर लेंगे कि अच्छा लगभग कत्यूरी के या इनके ही राजा रहे होंगे। फिर ऐसे ही योधे का पता चलता है कि ये रिपब्लिक थे, गणराज्य थे, तो ये सिक्कों से ही पता चलता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि राजा, ट्रेड, किंग और उनकी रिलेशन विद अदर स्टेट जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह या मुगल्स, वो हम सिक्कों से भी पता लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपको एविडेंस मिला सिक्कों से आपने पता लगाया। तीसरा आपको मिलेगा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख, जिसको बोलते हैं अभिलेख, तीसरे नंबर पे। अब देखिए, आप अगर कहीं पत्थर है या फिर रोक है कोई, आप उस पे से खरोच के कुछ लिख देते हो, है ना। आप कहीं जाते हो अभी भी, तो कहीं भी चले जाओ घूमने, तो कुछ लोग होते हैं शरारती, वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसे उसको बिल्कुल पत्थर से स्क्रैच करके ये फिर इस तरह से लव, और फिर यहाँ पे ना कुछ जो भी उनका होता है उसका नाम लिख देते हैं, ठीक। तो वो भी एक तरह से इंस्क्रिप्शन ही है ना, रॉक इंस्क्रिप्शन है। तो इसी तरीके से पहले भी लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, तो जो रॉक पे पत्थर पे काट के ऐसे लिखा हमने खुरच खुरच के, तो रॉक इंस्क्रिप्शन।
फॉर एग्जाम्पल आप देखो अशोक का, अशोक कहाँ पर है, कालसी है, देहरादून। अशोक, इसके बारे में पता चलता है कहाँ पर है, कालसी में है। कालसी कहाँ है, देहरादून में, है ना। कालसी से पता चल जाएगा इंस्क्रिप्शन का, रॉक का। और जो मेटल्स वगैरह हैं, है ना, कोई प्लेट है कॉपर की या किसी भी चीज़ की, उस पर भी तो आप लिख सकते हो ना। तो उस पर जो लिखा हुआ मिलेगा उसको हम मेटल इंस्क्रिप्शन बोल देंगे, इंस्क्रिप्शन, मेटल इंस्क्रिप्शन। ठीक। अब ऐसे और कौन कौन से हैं, तो ये तो इनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, एग्जॉस्टिव है। तो मेटल इंस्क्रिप्शन में हम मेटल इंस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है, आप उसको बनाइए कि मेटल इंस्क्रिप्शन, मेटल पे आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मोहनचंद, क्या हुआ, मोहनचंद ताम्रपत्र है ना, मोहनचंद ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। तो ये किस चीज को दिखाता है, कुर्मांचल किंग के नाम से, कुर्मांचल किंग, उसका हमें पता लगता है। ऐसे ही बागेश्वर, बागेश्वर में कत्यूरी का, गोपेश्वर, यहाँ पे नाग डायनेस्टी का पता लगता है, नाग डायनेस्टी। पांडुकेश्वर, यहाँ भी कार्तिकेयपुर। और पांडुकेश्वर में लैंड ग्रांट, जो भूमि दान है वो दी जाती थी। ठीक है, तो हमें इससे भी पता चलता होगा। ठीक है, तो मोहनचंद, बागेश्वर, गोपेश्वर, पांडुकेश्वर, अशोक का अपना हो चुका है। और इसमें एक और लिखना, क्या रह गया इसमें, लाखा मंडल, लाखा मंडल, लाखा मंडल, इससे भी हमें पता चलता है। तो लाखा मंडल से हमें सिंगापुर स्टेट, सिंगापुर राज्य, सिंगापुर, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर, सिंह सिंह, शेरपुर ऐसे समझ लो, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। तो देखो, मेटल इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जानकारी और भी मिलती है। ये मेजर है। एक आप चीज़ बस दिमाग में इसको बैठाते जाओ। अभी मैं आपको इसके बाद एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, डायग्राम क्या, इनकी सबकी इमेजेस दिखाऊंगा, ताकि आपको ना अच्छे से चीज़ें एकदम याद नहीं, छप जाए दिमाग में कि अच्छा इस तरीके से है उत्तराखंड की हिस्ट्री। फिर आप पढ़ कहीं से भी लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, मैं इसको पूरा कराऊंगा। लेकिन आपके लिए भी है, आप फ्री हो, किसी भी बुक को उठाना, फिर आप उस स्ट्रक्चर में तरीके से चीज़ें याद रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। 3, अब आपको मिलता है आर्किटेक्चर, 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 आर्किटेक्चर मतलब क्या है, एक ये मंदिर है, ठीक, ये अम्ल का कलश, कलश हो गया इस पे, ठीक है, ये एक टेम्पल है। तो इस टेम्पल से भी तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा कैसे बना हुआ है, किस शैली का है, नागर का है, ठीक है। ऊपर क्या है, कलश है, कौन से भगवान हैं, भगवान शिव हैं, किस जगह पे है। तो पता चला कि ये आपका जागेश्वर में समझ लो तो भगवान शिव के लिए है, तो उस आसपास के रीजन में भगवान शिव की वर्शिप होती होगी, बहुत सारे हैं, है ना। तो आर्किटेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, और उसके साथ साथ आप मठ, जो मठ हैं, जैसे ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ जिसको जोशी मठ हम बोलते हैं, ज्योतिर्मठ, कोई आश्रम है, आश्रम। तो इन सब से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, संस्कृति मीन्स कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा था। कल्चर के साथ साथ जो पॉलिटी थी कि कौन कौन से राजा थे, वो क्या मंदिर आते थे, किस भगवान शिव वर्शिप करते थे, क्या भूमि दान, ये सब करते थे।
तो आपको वहाँ के धर्म और राजनीति इन सब की बहुत अच्छी समझ डेवलप होती है और पता लगता है किससे, वहाँ के आर्किटेक्चर से, CI। ठीक है, अब आपका आता है 4 हुए ना, 5 स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या है? मूर्ति कला। आप समझो कोई भी मूर्ति है, कुछ चीज बनी हुई है, तो आप उससे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अच्छा कोई राजा की है तो राजा के बारे में पता चलेगा, भगवान की है तो धर्म के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में, मूर्ति कला से भी पता चलता है। ठीक है, मूर्ति कला है ना। कोई मंदिर है, मंदिर पे सपोज ये मंदिर है, इसके बाहर यहाँ पे ऐसे कुछ मूर्ति रखी हुई है, तो आप उससे भी बहुत सारी आइडिया वहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे ही छठा आपका आता है पेंटिंग। पेंटिंग से आप उस टाइम का स्टाइल, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। अभी भी आप देखो किसी ना किसी के घर पे जो हमारे ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, मीन्स पेरेंट्स क्या, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी अगर कहीं पे फोटो रखी हुई है या लगी हुई है, तो उससे आप देखो बहुत सारी चीज़ें आप समझ लेते हो या समझ सकते हैं कि अच्छा पहले मूछें कैसी रखते थे, रखते भी थे, नहीं रखते थे, बाल कैसे रखते थे, उस टाइम पे फेस कैसे होते थे, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, किस एज की वो फोटो होगी, कपड़े कैसे पहनते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक पेंटिंग से भी पता लग जाती हैं या फिर एक किसी पेंटिंग से। तो जैसे गढ़वाल पेंटिंग है, गढ़वाल स्टाइल है बेसिकली, वो बहुत फेमस हुआ, तो उसकी जो पेंटिंग होंगी हम उनसे पता लगाएंगे कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से हिस्ट्री रही होगी, है ना। एक तो ये हुआ। तो ये सब तो वो सोर्स हुए कि आपने खुदाई की, कुछ ना कुछ आपको मिला, मंदिर भी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती गई, आप उससे कुछ ना कुछ लॉजिकली ड्राइव करते गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी हुई गई होंगी, जिसको हम साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर। अब साहित्य से आप बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि आपको देखना पड़ेगा, कुछ खुदाई करनी पड़ेगी, सिंपली आप पढ़ के पता लगा सकते हो। जैसे महाभारत, महाभारत में उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ऐसे ही पुराण है, जैसे स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण, तो इसमें बताया गया है कि ये केदारखंड है, ये केदारखंड है, ये मानस खंड है ना। तो इन सब चीज़ों से भी हम पता लगा सकते हैं। लिटरेचर, साहित्य। ऐसे ही यहाँ पे कुछ साहित्यकार भी रहे होंगे, जैसे कालिदास, कालिदास का हमें पता लगता है कि कालिदास की मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम और बहुत सारी बुक यहाँ पे लिखी गई, उन्होंने भी वर्णन किया हुआ है। इससे भी हम उत्तराखंड के बारे में पता लगा सकते हैं। देन लिटरेचर हुआ। अभी इसको समराइज करेंगे हम बाद में, पहले आप बस इसको समझते जाओ क्या है। अब चलिए, खुदाई भी कर ली, किताबों से भी हमने पता लगा लिया, अब क्या तरीका है कि भाई इसके आगे कैसे जाए। तो हम देखेंगे कि अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था उस टाइम पे जो आया हो, उसने अपना कुछ ना कुछ वर्णन किया होगा, लेकिन वो हमारे पास नहीं होगा इंडिया में, वो उसकी जहाँ भी गया होगा वापस वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो वहाँ के टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेवलर था, जैसे हुन सेंग, ये सब में घूमा, पूरे इंडिया से लेकर गुजरात सब में, मतलब आपका हरिद्वार सब में गया, उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या नाम इसने बोले, है ना। उल्टा मतलब क्या कि हमें याद नहीं होता, हरिद्वार को पता नहीं क्या बोल के गया। तो हुन सांग से पता चलता है। आज के टाइम पे जो ब्लॉगर होते हैं, आप ब्लॉगर की अगर 100 साल बाद वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा उस टाइम पे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो ये ब्लॉगर समझ लो एक तरीके से। हुन सेंग ये अपना ट्रेवलॉग लिखते हैं, है ना, मेरा यात्रा वृतांत जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है ट्रैवलर से। और जैसे सरकार भी रही है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है ना, ब्रिटिश इन्होंने ही बाद में शासन किया है, तो उनके जो भी कमिश्नर थे, उनके जो गैजेटेड प्रकाशित होते थे, तो वो सब सर्च पढ़ाई लिखाई करके करते ही थे। तो जो गैजेट में लिखा होता था, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिश टाइम पे, हम उनसे भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा उत्तराखंड में किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे लैंड रेवेन्यू,
वो किस प्रकार का रहा होगा। आप इन्हीं से समझो, जब इन्होंने लैंड रेवेन्यू सोचा होगा तो इन्होंने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में ऐसी क्या चीज़ है जो पहले से चली आ रही है, किस तरीके का रेवेन्यू सिस्टम रहा है, उसको पढ़ के फिर इन्होंने अपना कुछ उसी लाइन पे थोड़ा सा अलग बनाया गया होगा। ये समझ में आया? ट्रैवलर हो गए। अब होता क्या है कि ये तो सब आपने देख लिया, एक चीज़ और है, देखिए आपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख लिया कि खुदाई की, उसमें जो मिला ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको पता लगा कि यार चलिए ठीक है, ये इस लिटरेचर में, इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वहाँ से आपने थोड़ा पता लगाया। लेकिन एक चीज़ और है जो ना लिखी गई है और ना आपको खुदाई में मिलेगी, वो है ओरल ट्रेडिशन। मतलब आप एग्जाम्पल समझो, वेद कब लिखे गए अभी तक नहीं पता कि कब है, फिर भी मान लेते हैं चलिए वैदिक टाइम पे वेद का ओरिजिन है। किसने लिखे वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन उसके बाद पुराण लगभग 600 700 800 साल बाद लिखे गए। तो एक्चुअल में जो वेद थे उसी का तो एक्सप्लेनेशन था पुराण, लेकिन कितने टाइम बाद लिखे गए, तो वो चीज़ याद कैसे रही लोगों को? तो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। ऐसे ही बहुत से मंत्र इस तरीके के हैं कि अगर आप उसको लिख देते हो, है ना, आपने कहीं पे लिख दिया, तो एक दो जनरेशन के बाद हो सकता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण होना चाहिए, वो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, उसको कहीं पे अगर हमने कभी सुना नहीं हो, आपने हमने कभी नहीं सुना, वो लिखा हुआ है, तो हम जैसे अभी जिस इंटेंसिटी से बोलते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, तो उससे क्या है, एक इंटेंसिटी है कि वो बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा है, कम है। तो वो चीज़ हमें ओरल ट्रेडिशन से मिली है, मौखिक परंपरा से, जो हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी। अगर उसको लिख देते तो वो हो सकता है चेंज हो जाती। तो ओरल ट्रेडिशन है जो चली आ रही है। अब इसमें ओरल में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। आप सपोज कोई म्यूज़िक है, कोई गायन वायन करते हैं, या उच्चारण है किसी चीज़ का, वो है, कुछ कहानी है ना, कुछ अभी भी कहानी चलती रहती है। भगवान राम कृष्ण, अगर हम रामायण नहीं भी देखें, महाभारत नहीं भी देखी हो हमने, बहुत कहानी है जो हम सुनते रहते हैं, कोई ना कोई यदा यदा कदा कोट करता ही रहता है, तो कहानी भी चलती रहती है। ऐसे ही कोई फोक है ना, कोई डांस है, सपोज जैसे जागर है, पांडव डांस है, तो इन सब में क्या है, एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ सिंबलाइज करती हैं। महाभारत की कोई टेल है, कुछ देवताओं को जगाने के लिए है। तो ये एक चीज़ जो कहीं ना लिखी हुई है, ना ही हमें खुदाई में मिल सकती है, ये हमारी एक परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन, श्रुति परंपरा जिसको बोलते हैं हम। दो तरह की परंपरा थी, श्रुति और स्मृति। तो ये श्रुति परंपरा से आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जो ओरल ट्रेडिशन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। यहाँ पे आके सारी हिस्ट्री वाले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ और आप लिखें, वो है एंथ्रोपोलॉजिकल, मीन्स मानव विज्ञान। आपने ओरल सब देख लिया, लेकिन आप समझो हम, मीन्स अभी जो मेन स्ट्रीम में हैं, हम जो लोग हैं, हम आज से 200 साल पहले जैसा भी हमारा लाइफ स्टाइल था उससे चेंज हो गया है। इवन जो हमारे पेरेंट्स का था उससे भी हम थोड़े से चेंज हो गए, एक अलग तरह से हम हैं। लेकिन कुछ ट्राइब्स या ज़्यादातर ट्राइब्स अभी भी वैसी ही हैं जो बहुत एंशियंट उनकी परंपराएं, ट्रेडिशन चली आ रही हैं। ठीक है, तो अब आप समझो उस ट्राइब जो आपके सामने पैरेलल अभी जिंदा है, तो उससे तो वो तो आपके सामने एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप सिर्फ उसे देख के उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसी से डिटरमाइन कर सकते हो कि पहले लोग क्या करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अंडमान एंड निकोबार पे चले जाओ, तो वहाँ पे क्या है, अभी भी जो ट्राइब्स है वो लगभग कपड़े नहीं पहनते हैं, शिकार करते हैं, मार के खाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, है ना, जितनी भी सेंटिनलीज और आपके बहुत सारी ट्राइब्स है वहाँ पे, तो ओंग जरावाज ये सब। तो आप समझो वो एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट है आपके लिए। तो एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स मानव, जैसे जौन सारी ट्राइब है, तो वहाँ से हमें पता चलता है आज भी कि वहाँ जो सोशल सिस्टम है, कि भाई हमारे वहाँ उस टाइम पे भी सोशल सिस्टम कुछ इस तरीके का रहा होगा, जौन सारी ट्राइब से। ठीक है, दूसरा आप देखो भोटिया ट्राइब,
ये कहाँ रहती है? इधर रहते हैं, है ना, इस वाले। तो ये तिब्बत से ट्रेड करते थे, तो हमें व्यापार का पता चलेगा, है ना, और क्या क्या उसमें चीज़ें ये व्यापार में करते थे उसका पता चलेगा, है ना। ऐसे ही थारू ट्राइब जो इधर तराई वाले रीजन में रहती है ना, थारू तराई, तो इनकी हमें जो जीवन शैली है उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब ये ट्राइब क्या है, ये थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम लोग हैं उनसे ज़्यादा मिली जुली है, तो उससे क्या है हमें पता चलेगा कि ये देखिए बिल्कुल अलग है, ये इनका अलग सिस्टम है, ये जो चेंज हो रहा है तो हम उस चेंज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझे आप। एक तो हम लोग हैं जो एकदम डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, बिल्कुल बदल चुके हैं। दूसरे ट्राइब हैं जो मान सकते हैं लगभग वैसे ही थे जैसे थे, चले आ रहे हैं अपनी परंपराओं को लेके। और तीसरे ये हैं जो परंपरा भी है और आज में थोड़ी सी आधुनिकता भी है, तो ये ट्रांजिशन भी दिखा रहे हैं, तो हम इसको भी स्टडी करके थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं हिस्ट्री का, है ना। अब ये भी आपने लगाया, और क्या बचा इसमें? और भी बचता है, एक है सपोज ज्योग्राफिकल फैक्टर। हम ज्योग्राफिकल फैक्टर से भी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। कैसे? क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कहीं पे ठंडा है या फिर बारिश ज़्यादा है ना, बारिश ज़्यादा है तो आप बारिश से लगाओगे यार यहाँ पे पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो यहाँ पे वही क्रॉप होगी जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, वाटर गजलिंग क्रॉप, जैसे राइस यहाँ पे लगा सकते हो, शुगर केन लगा सकते हो, है ना। ऊपर पहाड़ पे आप देखो क्लाइमेट कैसी है, ठंडी है, तो आप जो ठंडी चीज़ है जैसे सेब वगैरह हैं तो वो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेब, एप्पल, अखरोट वगैरह होते होंगे, तो लोग इन चीज़ों को खाते होंगे तो मीन्स वो वेजिटेरियन आहार या फिर प्लांट बेस्ड डाइट भी लेते होंगे, है ना। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। और चलिए आपको अगर समझना है तो सपोज रिवर है ना, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, आपको पता है कि इसके अलोंग ही सेटलमेंट है ना, सेटलमेंट होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा क्योंकि ये रिवर है तो इस वजह से यहाँ के आसपास लोग रहते होंगे, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एविडेंस मिलेंगे। और आज भी हम देखें तो नदी के किनारे लोग ज़्यादा रहते ही हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता लगा। अब इसको समराइज़ करेंगे हम। समराइज़ से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन पाए, है ना। PDF ए, अब जो मैंने आपको समझाया बस आप उसको देखते चलो। ये देखिए क्या है, लास्ट में कंक्लूजन में करूँगा, बस आपको फ़ोटो देखने। ये देखिए ये कोई पेंटिंग है ना, किसी पत्थर पे ये इंसान इन्होंने बनाए हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक रॉक पेंटिंग हो गई, है ना, या फिर उसको हम एक एविडेंस मान सकते हैं, रॉक एविडेंस मान सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही देखिए ये कुछ औजार मिले हमें, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोलिथ्स। पत्थर है उसको थोड़ा बहुत एक आकार देके काट फीट के बना दिया, और फिर एक आपने ऐसे डंडा लिया और इस पे इन औजारों को इस तरीके से लगा दिया, तो पशु वशु मारने के लिए काम आ जाएंगे। ये मिले हैं, तो हम इससे मान सकते हैं कि भाई हंटिंग गैदरिंग होती होगी उस टाइम भी, या फिर ये वाले औजार थे उस टाइम पे। अब ऐसे ही ये देखिए ये भी शैल गुफाएं हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं। ये इसकी इमेज सही नहीं है, बस आप देखते चलो। ये क्या है, कौन से टेम्पल है? जागेश्वर में है। ये आपके लिए इसीलिए मैंने रखे ताकि ये धीरे धीरे आपको बस एक हिंट मिलता रहेगा, बाद में अभी इसकी हम समरी करेंगे। इसको देखा आपने? अब देखो इस पे भी मानव दिख रहे हैं, इस रॉक आर्किटेक्चर पे, रॉक पेंटिंग पे, रॉक केव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लोग हैं इस तरह से ग्रुप में है। अब ये क्या है, कहीं पे एक्सकेवेशन चल रहा है, खुदाई चल रही है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहीं से मिलते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि मंदिर, हम मंदिर से भी पता लगा सकते हैं यहाँ का जो आर्किटेक्चर है,
वो इसी से पता चलेगा। देखिए ये मंदिर है, स्टाइल पता चला, ये स्कल्पचर हो गया, है ना। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं किस भगवान का है, भगवान शिव का है, कहाँ पर है। ये है जागेश्वर, है ना, ये है जागेश्वर। चलिए, ये जागेश्वर है, ये भी टेम्पल है आपके। आप बस देखते चलो कौन सी शैली वैली, ये सब हम कवर कर लेंगे इसमें। इस पे गुंबद नहीं है ना, कलश नहीं है ये, ठीक है। ये है स्कल्पचर, मूर्ति कला जिसको हम बोलते हैं। देखिए मंदिर पे ही ये बनाई हुई है, मूर्ति है। भगवान प्रतीक होते हैं या कोई राजा भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। इससे भी हम पता लगाते हैं कि किसका क्या शासन। ये भगवान शिव, ये तो दिखाई दे रहे हैं, तो धर्म हमें पता चल जाएगा इनसे, है ना। ऐसे ही ये एक पेंटिंग है, ये थोड़ी सी कलरफुल है, इसको चलिए, दिख रही है आपको भी, हाँ ये देखते जाइए। ये क्या है, गढ़वाल स्टाइल की पेंटिंग है, इस फोटो से देखिए। आप बस देखते रहो, मेरा काम है आपको ये दिखाना, विजुअलाइजेशन कराना। देखिए किसी ने घर पे बनाई हुई है ये पेंटिंग, ये गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ठीक है, दिखा आपको। ये कालसी है ना अपना, जो अशोक का एडिक्ट है, रोक एडिक्ट, ये है ना कालसी, कालसी है। ये ताम्रपत है, कोई इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, लिखा हुआ है। डिकोड इसको हिस्टोरियन ने किया है, वैसे अब आप भी गूगल ट्रांसलेट से इसको डिकोड कर सकते हो। ठीक है, कोई इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा है इस पे, ये भी इंस्क्रिप्शन है। ये किसी पत्थर पे लिखा है तो इसको बोल देंगे हम मेटल इंस्क्रिप्शन। कॉपर की प्लेट है तो कॉपर इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत। वैसे ही अगर वो किसी पत्थर पे है तो रॉक इंस्क्रिप्शन। ये कॉइन्स हैं, न्यूमिस्मेटिक, मुद्राएं जिसको बोलते हैं। ये देखिए हिरन है ना, ये सब, ये भी है कॉइन्स है। ये योधे के बारे में हमें पता चलता है, कॉपर, कर्षपणा, ठीक है, कि ये ट्राइबल रिपब्लिक थे। कौन, योधे, योधे वंश जब भी हम पढ़ेंगे तो ट्राइबल रिपब्लिक के बारे में पता चलता है। इन सिक्कों के थ्रू हमें वो पता चला है ना। ऐसे ही बस हिस्ट्री में क्या है, वो सीधा सीधा प्रीलिम में पूछ लेगा आपसे कि ये किससे रिलेटेड है, किससे क्या है, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल एक इमेज, ये तो धर्म के बारे में है, मंदिर हमने देखा। ये है टेक्स्ट, है ना। सपोज आपके ये महाभारत का है, ये वेद का है, ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है उससे हमें पता चलता है। पुराण है कुछ, उनसे पता लगता है। ऐसे ही जो यात्रा वृतांत है, जो जर्नी होती है, ट्रेवलर्स हैं, वो कहाँ कहाँ गए, ये हुनसांग का है ना। तो ये तो दुनिया भर में, मीन्स पूरे इंडिया में घूमा है। तो इसका आप देख सकते हो, ये मैप है, तो इससे पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही ब्रिटिश कुछ गैजेटेड, ये गैजेट उन्होंने लॉन्च किया होगा उस टाइम पे, मीन्स इशू किया होगा, उससे हमें पता लगता है हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये अच्छा, ये सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जागर वगैरह है जो ओरल ट्रेडिशन में आती हैं, कि देखिए हमारे जो फेस्टिवल, ओरल ट्रेडिशन, परंपराएं, उनसे पता लग जाता है हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये कोई फेस्टिवल है, जो कहानी है, जो बड़े बूढ़े हमें सुनाते हैं, ठीक है, तो उनसे भी हमें, कहानी से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो अब हम बस कंक्लूड करते हैं इसको। एक चार्ट बनाइएगा आप, क्या, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कैसे हमें पता चलता है। तो पहला हमारा सोर्स है आर्कियोलॉजिकल, खुदाई की हमने, और खुदाई से हमें पता चला, है ना, अलग अलग जगह की, भाई मलारी गांव, अलग अलग, है ना, रॉक पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें हमें इससे पता चली।
ऐसे ही दूसरा था कॉइन, न्यूमिस्मेटिक सिक्के। तीसरा हमने देखा टेम्पल या फिर आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। फोर्थ हमने देखा स्कल्पचर। फिर हमने देखा पांचवा पेंटिंग, और एक हमने देखा इसमें छठा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन भी दो तरह से, मेटल और रॉक। एक तो ये तरीका है, दूसरा है लिटरेचर का, साहित्य का। लिटरेचर साहित्य से, अब साहित्य में आपके ऋग्वेद, वेद तो आएंगे ही, पुराण आएंगे। ऐसे ही कुछ साहित्यकार जैसे कालिदास, कल्हण की राजत रंजनी है, राजत रंगिनी, ठीक है, इनसे हमें पता चलता है। लिटरेचर हुआ। ऐसे ही कुछ ओरल ट्रेडिशन जैसे कहानी, कुछ डांस जैसे जागर, पांडव नृत्य है ना, फेस्टिवल। ऐसे ही मानव से पता चलता है, एंथ्रोपो से, जैसे बोहटिया ट्राइब, जोनसारी ट्राइब्स, थारू ट्राइब। ट्राइब से हमें पता चला। ऐसे ही हमें पता चलता है ट्रेवलर्स से, ट्रेवलर्स में हुनसेंग, ब्रिटिश गैजेटर्स, ठीक है, इन सब से। और एक चीज़ और, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी हमें पता चलता है वहाँ की क्लाइमेट से, वो पता लगा लेते हैं हम कि यहाँ पे कैसा जीवन रहा होगा। ये है हिस्ट्री, इसको हम देखेंगे विद टाइम। क्रोनोलॉजी में पहले अब पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे पूरी, और फिर उसके बाद में इसका आर्ट एंड कल्चर। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन पाई होगी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की रिगार्डिंग। जो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू।